कहानी शुरू होती है निर्मला निवास से, जहां निर्मला अपने दो बेटे, बड़ी बहू और पति के साथ रहती थी। यूँ तो इस घर में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, पर दोनों भाइयों में 36 का आंकड़ा चलता था। दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते थे, जिस कारण निर्मला हमेशा दुखी रहती। एक सुबह जब प्रमोद और निर्मला डाइनिंग टेबल बैठकर चाय पी रहे थे, तभी उन्हें अपने बेटों के लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। तुझे ही बेटे की आँख थी, उससे अच्छा दो बेटियां हो जाती तो अच्छा था। मानो दोनों ब्याह करके अपने घर चली जाती, पर 2 दिन में अगर घर पे लौट कर आती तो घर में खुशियां होती, ना कि तुम्हारे बेटों की तरह घर में कलेश होता। जब देखो इनकी शक्ल पर 12 ही बजा रहता है। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे मैंने अकेले ही बेटा जन्म दिया। अरे मुझे तो बच्चा चाहिए ही नहीं था, पर आपकी माँ को लगा कि अगर मैं पढ़ाई पूरी कर लूँगी तो इस घर में टिकूंगी ही नहीं। मेरी पढ़ाई छुड़वा कर ज़बरदस्ती बच्चा पैदा करने के लिए कहा गया मुझसे। बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। ऊपर से जब आनंद पैदा हो चुका था, उसके बाद सासू माँ मुझे कहने आई, लगता है बहू बांझ है जो दूसरा बच्चा नहीं होता। तब जाकर मुझे दूसरे बच्चे की सोचनी पड़ी, वरना मुझे कोई शौक नहीं था 2-2 बच्चे पैदा करने का, वो भी ऐसे जो एक दूसरे को काटने दौड़ते हो। हर चीज़ के लिए तो फट से मना कर देती हो, इसके लिए नहीं कर सकती थी क्या? अब जाओ अपने बेटों को समझाओ। अरे क्या समझाओ, दोनों मेरे सुनते कहाँ हैं? प्रमोद और निर्मला आपस में झगड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ प्रिंस आकर कहता है, मुझे इस घर में नहीं रहना मम्मी। ये रोज़ रोज़ का ड्रामा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपना बिजनेस अलग सेटअप कर लूँगा। दुकान में मेरा जो हिस्सा बनता है मुझे दे दो। तो कर लो ना, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? क्योंकि तुम्हें बिजनेस से बैठे बैठे फ़ायदा मिल रहा है। बाहर जाकर कौन अपनी डिग्रियों को लेकर यहाँ से वहाँ भागे, कौन पसीना बहाए? बैठे बैठे भाभियाँ रोटियाँ डाल देती है, माँ है जो सेवा कर देती है, भाई है जिसके तुम पैसे खाकर अपनी ज़िंदगी चला रहे हो। अरे तो कौन जाए बाहर इतना सब छोड़कर? भाभी, आपको ना भैया की कसम, अगर मेरे लिए एक भी रोटी बनाई तो माँ, अब से तुम्हें मेरी रोटियां बनाओगी, वरना मैं बाहर खा लिया करूँगा। ये कहकर प्रिंस गुस्से में बाहर चला जाता है। मुझे तो लगता है अब हमें प्रिंस की शादी करवा देनी चाहिए, वरना जब तक रानी खाना बनाएगी तब तक इसे खाने को लेकर भी झंझट होती रहेगी। पहली बार आपने कुछ सही कहा है जी। आज ही मैं पंडित जी को घर बुलाकर प्रिंस की कुंडली उन्हें दिखाती हूँ। अरे कोई दोष वोष हो तो वो भी पता कर लेना, फिर निवारण करवा कर इस झंझट से तो निकले। पंडित जी को बुलाया जाता है, बेटी की कुंडली दिखाई जाती है। माँ जी, इनकी कुंडली भी दिखा दीजिए ना। सबसे पहले आनंद जी और प्रिंस भैया की कुंडली मिले, यही ज़रूरी है। बताइए पंडित जी, कोई उपाय लग सकता है जिससे दोनों भाइयों में मिलाप बना रहे? इस बारे में मैं क्या कहूँ बेटा, मैं देखता हूँ अगर कोई उपाय हो सकता है तो ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल प्रिंस के लिए मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है। मेरे हिसाब से अगर वो इस घर में आ गई तो घर को जोड़ कर रखेगी, सारे दोषों का निवारण बनकर आएगी वो। और प्रिंस की शादी अनीशा से तय हो जाती है। एक बात मैं साफ साफ कह देता हूँ मम्मी, ताकि आगे जाकर किसी को कोई दिक्कत ना हो। जिस दिन अनीशा इस घर में बहू बनकर आ जाएगी ना, उसी रात मैं इस घर को छोड़कर अलग हो जाऊंगा। ये तो मेरी सुनते नहीं भैया, आप तो समझिए, ये सब क्या कह रहे हैं आप? इतनी सी बातों पर रिश्ते नहीं टूटते। ये घर आपका भी तो है भैया। मुझे आनंद भैया की शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है भाभी, और जिस घर में मेरी कदर ही ना हो मुझे वहाँ नहीं रहना। और इस शर्त के साथ प्रिंस की शादी अनीशा से हो जाती है और अनीशा अपने ससुराल आती है। गृह प्रवेश के वक्त ही निर्मला और रानी अनीशा को सारी बात बता देते हैं। क्या प्रिंस इस घर को छोड़कर अलग होने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। मैं हमेशा से एक जॉइंट फैमिली में शादी करके आना चाहती थी, और इसी कारण मैंने शादी के लिए हाँ किया था मम्मी जी। आज रात जब वो तुम्हें तुम्हारे माँ के पक्ष फेरे की रस्म करने के लिए लेकर जाएगा ना, उसके बाद तुम अपने ससुराल कभी लौट कर नहीं आ पाओगी बहू। तुम्हारे मायके से सीधा वो तुम्हें अपने दूसरे घर ले जाएगा, जहाँ तुम दोनों अकेले रहोगे। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरा घर यूँ बेघर जाएगा बहू। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ,
अगर तू कुछ कर सकती है तो कर और मेरे घर को बचा ले बहू। पहले तो मुझे इस बात की ज़रा भी भनक नहीं थी मम्मी जी, पर अब जब मुझे सब पता है तो मैं आपको वचन देती हूँ कि आज क्या कभी भी आपका बेटा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये आपकी छोटी बहू का वचन है आपको। पूरा दिन रस्मों में ही गुजर जाता है और शाम के वक्त प्रिंस अनीशा से कहता है, चलो अनीशा तैयार हो जाओ, तुम्हारे मायके भी तो जाना है ना रस्म पूरी करने के लिए। रस्म? ओहो, लगता है मम्मी आपको बताना ही भूल गई कि हमारे घर में ये रिवाज है कि बेटी पहले 1 महीने ससुराल में रहेगी, उसके बाद ही उसके पग फेरे की रस्म होगी। What? ये सुनकर प्रिंस हक्का बक्का रह जाता है। हॉल में बैठी निर्मला और रानी हर वक्त अनीशा के कमरे के दरवाजे के खुलने का वेट कर रही थी। तभी अनीशा बाहर आती है और अपनी सास को आंख मारते हुए कहती है, चलिए मम्मी जी रसोई में चलते हैं। तुमने ये अजूबा कैसे किया? देवर जी रुक कैसे गए? देखिए, अब बस आपको वही करते जाना है जो मैं आपको बताऊंगी। हर वक्त बस घूम फिर कर हर चीज़ का इल्ज़ाम प्रिंस पर डालते रहिएगा, वो भी जेठ जी के सामने। बाकी मैं सब संभाल लूँगी। अगली सुबह, मैं समझती नहीं हूँ क्या, ये सारा किया धरा देवर जी का ही है। कितना उछल रहे थे कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे छोड़ देते ना, देश में ही चले जाते, पर देखिए जी यहाँ ही बैठे हैं वो तो। अरे ऐसी बात नहीं है, वो छोटी बहू के घर में कुछ अलग नियम चलता है जिस कारण उसे यहाँ रुकना पड़ा। बिजनेस तो वैसे ही उसने अलग कर लिया है। ये अच्छा हुआ। वैसे भी पूरा बिजनेस तो आप ही संभाल रहे थे, वो तो बैठे बैठे सिर्फ रोटियां तोड़ते थे। यहाँ अनीशा प्रिंस से कहती है, पहले तो मुझे बड़ा मन था जॉइंट फैमिली में रहने का, पर यहाँ आकर मेरे तो सारे सपने ही टूट गए। यहाँ तो लगता है मानो कोई किसी से बात ही नहीं करना चाहता हो। कोई बात है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कुछ छुपाया गया है? जब से मैं आई हूँ आपने एक बार भी ना भाभी से बात की ना भैया से। अरे तुम भी ना अनीशा, ऐसा है तो चलो मैं अभी भाभी से बात कर लेता हूँ। प्रिंस फौरन आनंद के कमरे में जाता है। और भाभी क्या बन रहा है आज नाश्ते में? मुझे क्या पता। ये क्या तरीका है रानी? नहीं बहू के सामने तुम कैसे बात कर रही हो प्रिंस से? अरे तो क्या हुआ, जब भी आप घर पर नहीं होते थे और मेरी तबीयत खराब होती थी तो देवर जी ही खाना बनाते थे ना, तो आज भी बना ले। अरे मुझसे क्यों पूछ रहे कि नाश्ते में क्या बनेगा? क्या मेरी गैर मौजूदगी में खाना प्रिंस बनाता था? मुझे तो पता ही नहीं था। उसी वक्त अनीशा जोर जोर से हंसने लगती है। अब लग रहा है ना मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, यही तो मजा है जॉइंट फैमिली का। ये कहकर अनीशा कमरे से बाहर चली जाती है। देखिए, हमें कुछ दिन अपनेपन का नाटक करना होगा, वरना मेरी शादी टूट सकती है। बाद में मैं कोई बहाना बनाकर घर से अलग हो जाऊंगा, पर जब तक 1 महीने तक इस घर में अनीशा है, हमें एकजुटता दिखानी होगी भैया। हाँ, अब आज़ाद होने के लिए भी नाटक करना पड़ेगा। अरे मैं कर दूंगी भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। झूठ मूठ का नाटक करने में दोनों भाइयों में असली प्यार जाग जाता है और 1 महीने के बाद, प्रिंस चलो ना चलते हैं, आज पूरा 1 महीना हो गया। 1 महीना हो भी गया? तू वापस आएगा ना प्रिंस? मैं तो कभी गया ही नहीं भैया। यूं तो सुना था कि बहुएं घर तोड़ती हैं, पर निर्मला निवास की दोनों बहुओं ने टूटे हुए घर को जोड़ दिया। भाभी आज मेरा फेयरवेल है, आपकी परफ्यूम चाहिए मुझे बस आज के लिए। हाँ क्यों नहीं दीदी, अभी दे रही हूँ। नंदा परफ्यूम का कवर हटाकर नैना को देती है और कहती है, दीदी लो आप लगाकर मुझे वापस दे दो। नैना परफ्यूम छिड़क लेती है और नंदा फिर उसे ले जाती है। नंदा के जाने के बाद नैना कहती है, मैंने तो सोचा था कि फेयरवेल के बहाने परफ्यूम का नाम देख लूँगी, लेकिन भाभी तो बहुत तेज़ निकली, नाम ही गायब कर दिया ताकि मुझे कुछ पता ही ना चल पाए। नंदा अपने ससुराल में सभी की लाडली है, जो आता है बस नंदा नंदा करता रहता है। नंदा दिन भर सजी धजी रहती है और उसके शरीर से हमेशा परफ्यूम की खुशबू आती रहती है। वो कहीं भी जाती तो खुशबू महकने लगती और बिंदु भी उसे इसीलिए उषा से ज़्यादा पसंद करती है। एक रोज़ उषा की कुछ सहेलियाँ उसके घर आती है। आ जाओ, मैं काफ़ी देर से तुम लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ यार, आज कितने दिनों के बाद तुझसे मुलाकात हुई है।
वो कॉलेज के दिन याद है ना, जब हम सब मिलकर घूमते थे? हाँ, वो दिन कैसे भूल सकती हूँ। वो तो मेरी ज़िंदगी के सबसे सुनहरे पलों में से एक है। तभी वहाँ से नंदा पार होती है। उसके पार होते ही हॉल में खुशबू ही खुशबू हो जाती है। अरे यार, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? अभी उषा की देवरानी यहाँ से पार हुई है ना, उसी की खुशबू है। हट, तू बिना कुछ भी बोलती है। तभी नंदा वहाँ नाश्ता लेकर आती है और कहती है, आप लोग बातें छोड़िए, नाश्ता कीजिए। आज उषा भाभी ने बड़े ही चाव से नाश्ता बनाया है सबके लिए। हाँ हाँ, तुम सही कह रही थी, नंदा में से ही खुशबू आ रही है। तीनों सहेलियाँ नंदा से चिपक चिपक कर बातें करने लगती है और उषा को पूछती तक नहीं है। ये देखकर उषा का मन छोटा हो जाता है और वो उठकर रसोई में चली जाती है। इधर उषा की सहेलियाँ नंदा से कहती है, नंदा, हमें भी बताओ तुम कौन सा परफ्यूम लगाती हो? तुम्हारा पति तुम्हारे पल्लू से बंधा रहता होगा, हमें भी बताओ ना, हम भी तुम्हारी तरह यूं ही महकती रहेंगी। हमें भी बताओ, हम लोग भी यही लगाकर अपने पति को वश में करेंगे। अरे नहीं नहीं, हाँ आप लोग भी ना, मैं तो कोई भी परफ्यूम लगा लेती हूँ, पता नहीं पूरा दिन खुशबू अपने आप ही आती रहती है। उधर रसोई में उषा कहती है, जब देखो सब नंदा नंदा ही करते रहते हैं, जैसे मैं तो कोई हूँ ही नहीं। पहले से सासू माँ, नैना, देवर जी, मेरे पति, ये कम थे जो अब मेरी सहेलियों को भी नंदा ही भा रही है। मैं तो बस काम करने के लिए हूँ। उषा की सहेलियाँ नंदा से ही बातें करती रहती है और फिर चली जाती है। अब उषा की सहेलियाँ उषा से ज़्यादा नंदा की फ्रेंड बन जाती है। सबकी ज़बान पर नंदा का ही नाम रहता है। एक रोज़ बिंदु कहती है, बगल वाले अग्रवाल जी की बेटी की शादी है, शाम को जाना है। उषा को लगता है कि बिंदु उसे साथ चलने को कहेगी, इसलिए वो सुनते ही कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है, हाँ हाँ मम्मी जी, उसने मुझसे भी कहा था, जाना तो ज़रूरी है। इतने में ही बिंदु कहती है, मैं और नंदा चले जाएंगे, तुम घर पर ही रहना उषा, किसी एक को तो घर पे रहना होगा। नंदा, मुझे अपनी खुशबू वाली परफ्यूम लगा देना, ताकि मैं शादी में नजर आऊं। मम्मी जी, मैं आपके साथ ही जा रही हूँ ना, मेरे होते हुए कोई आपको कैसे नहीं देखेगा, आप बस मेरे साथ रहिएगा। हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुझे मैं इसीलिए तो शादी करके लाई थी। पता है, पहली बार जब मैं तुझे देखने गई थी तो तेरी खुशबू से ही मेरा मन खिल उठा था। बस वही देखकर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे मैं अपने घर बहू बनाकर ले आई। उषा को तो कोई देखता तक नहीं, ना ही उसे तैयार होना आता है, ना ही कुछ। तू ना होती तो पता नहीं क्या होता मेरा। मेरी प्यारी मम्मी जी। उषा को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। बस अब बहुत हो गया, अब मैं बताती हूँ इस नंदा को, जाने दो शादी में, वो वहाँ शादी में मज़े करेगी और मैं यहाँ उसका परफ्यूम चुरा लूँगी। देवरानी जी, अब निकलेगा तुम्हारा तेल। इधर शाम होते ही बिंदु और नंदा शादी में चले जाते हैं और उधर उषा नंदा के कमरे से उसके सारे परफ्यूम की बोतल खाली कर देती है और उसमें पानी भर देती है। अब आएगा देवरानी जी, अगली सुबह देवरानी जी आपके लिए आंसू लाएगा, आंसू। अगले दिन सुबह नंदा नहा धोकर तैयार होने लगती है और अपना परफ्यूम लगाने के लिए जाती है। परफ्यूम लगाना तो ज़रूरी है, परफ्यूम क्वीन परफ्यूम लगाकर ही तो महक उठेगी। परफ्यूम छिड़कते ही नंदा को अजीब लगने लगता है। क्या हुआ, इसमें से महक क्यों नहीं आ रही? ये तो पानी लग रहा है। नंदा परफ्यूम सूंघती है और समझ जाती है, ये जेठानी जी के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। वो शेर है तो मैं सवा शेर। मैं भी छुपा छुपा कर परफ्यूम रखती हूँ, कितना फेंक दोगी जेठानी जी? नंदा अपने बेड के नीचे से छुपाया हुआ परफ्यूम निकालती है और खुद पर छिड़क लेती है और तैयार होकर बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है। नंदा को देखते ही नैना कहती है, क्या बात है भाभी, आज तो आप रोज से भी ज़्यादा महक रही हैं, आपसे किसी की तुलना ही नहीं है। ये सुनकर उषा मन ही मन कहती है, ये कैसे हो सकता है, इसमें तो मैंने पानी भरा था, कहीं ये कोई जादू करनी तो नहीं है? पानी से खुशबू कैसे आ सकती है? इसका कमरा चेक करना होगा। इतने में ही वीर नंदा से कहता है, नंदा, तुम्हारे हाथ के पुलाव का तो जवाब नहीं, आज तो मैं वही खाऊंगा।
उषा तुम्हारे जैसा पुलाव नहीं बना पाती है। हाँ भैया, अभी बनाती हूँ। इतने में ही सोसाइटी की कुछ औरतें बिंदु के घर आती है और कहती हैं, बिंदु, हम तुम्हारी बहू को अपनी सोसाइटी की अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। उषा तुरंत कहती है, अरे मैं तो कब से चाहती हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। हम तुम्हारी नहीं, नंदा की बात कर रहे हैं। नंदा की खुशबू की तरह हमारी सोसाइटी भी महक उठेगी। नंदा, तुम हमारे सोसाइटी की अध्यक्ष बनोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उषा तिलमिला उठती है और नंदा के कमरे में परफ्यूम इधर उधर ढूंढने लगती है। अब मैं परफ्यूम की बोतलें ही गायब कर दूंगी। उषा खोजबीन चालू कर देती है और बेड के नीचे से नंदा का परफ्यूम निकाल कर फेंक देती है और सारी बोतलें जिसमें उसने पानी भरा था वो भी फेंक देती है। अब यही सोसाइटी की औरतें उसे लात मार कर निकालेगी। आता तो उसे भी कुछ नहीं है। अगले दिन नंदा सोसाइटी के अध्यक्ष की शपथ लेने के लिए जाने के लिए तैयार होने लगती है। तब उसे एक भी परफ्यूम नहीं मिलता। भाभी के हाथ यहाँ भी पहुँच गए। अब मैं क्या करूँ? भाभी से तो बाद में निपटूंगी, लेकिन अभी शपथ में जाना ज़रूरी है। उषा मन ही मन खुश होती है और नंदा के साथ उसके घर के सभी लोग जाते हैं। नंदा वहाँ पहुँचती है, लेकिन आज उसके बदन से खुशबू नहीं आती। फिर भी लोग उससे चिपकने लगते हैं। आओ आओ नंदा, शपथ ले लो। वैसे ये साड़ी तुमने कहाँ से ली? बहुत सुंदर लग रही है। हाँ नंदा, इतनी भीड़ में भी तुम अलग दिख रही हो। नंदा तो नंदा ही है भाई। उषा मन ही मन कहती है, अब तो खुशबू भी नहीं आ रही नंदा के बदन से, फिर भी क्यों सब उससे चिपक रहे हैं। उधर मन ही मन मुस्कुराते हुए नंदा कहती है, भाभी जी, आप डाल डाल तो मैं पात पात। मुझे हराना मुश्किल है। आपने मेरा परफ्यूम चुराया तो मैंने लोगों को अपनी तरफ करने का नया तरीका ढूंढ निकाला। बेचारी मेरी चिठानी जी। और नंदा सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती है और सबके दिलों में राज करने लगती है। अब नंदा का उसके ससुराल में पहले से भी ज़्यादा रूप चलने लगता है और उषा की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं।